हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि नीट काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और काफ़ी लोग के मन में ये डाउट है कि कॉलेज प्रेफरेंस कैसे सेलेक्ट करें, कॉलेज किस ऑर्डर में रखें, हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, हमारे रैंक पे कौन सा मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नीट के फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का प्रेफरेंस जो कॉलेज फिलिंग है वो 16 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले सबसे टॉप के कॉलेजेस जो आपको पता है, सबको पता है कि एम्स दिल्ली जो है नंबर 1 का कॉलेज है, तो उसको ही अपने प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि हमें तो ये मिल नहीं सकता तो हम इसको क्यों रखें। नहीं, सब लोग ऐसे ही रखते हैं, टॉप कॉलेजेस पे रखते रखते फिर आप जिस हिसाब से आपको रैंकिंग पता है उस हिसाब से रखते रखते आओ। अलॉटमेंट आपको उस हिसाब से होगा कि एमसीसी का जो सॉफ्टवेयर है वो सबसे पहले रैंक देखता है स्टूडेंट का और देखता है कि हाँ लाइक फर्स्ट रैंक का स्टूडेंट है, उसने फर्स्ट कॉलेज कौन सा फिल किया है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट है, उसके ऊपर कोई और रैंक नहीं, तो उसको उसका फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1000, 2000, 10,000 रैंक वाले स्टूडेंट है, इसी तरह से काउंसलिंग होता है। तो एमसीसी का सॉफ्टवेयर जो है सबसे पहले रैंक देखता है कि आपका रैंक क्या है, फिर ये देखता है कि आपने जो फर्स्ट चॉइस फिल किया है वो आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं, मतलब आपसे अच्छे रैंक वाले बच्चों ने अगर वो सीट नहीं लिया है उस कॉलेज में तो आपके लिए अवेलेबल होगा। अगर आपसे अच्छे रैंक वाले बच्चों ने उस कॉलेज में सीट सेलेक्ट किया हुआ है तो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा आपका फर्स्ट प्रेफरेंस। तो फर्स्ट नहीं अवेलेबल होगा तो जो सॉफ्टवेयर वो चेक करेगा कि आपका सेकंड प्रेफरेंस है उसमें सीट अवेलेबल है कि नहीं, थर्ड है उसमें है कि नहीं। मतलब सॉफ्टवेयर ऐसे वर्क करता है ना कि आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी ऑर्डर में प्रेफरेंस है उस ऑर्डर में जहाँ पे भी आके जिस कॉलेज में आपके लिए सीट वैकेंट बचती है वो ही कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है, बाकी नीचे के कॉलेजेस कोई मैटर नहीं करते। ठीक है, इस तरह से काउंसलिंग में सीट अलॉट होता है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ और सब लोग ये बोलते हैं, मैंने खुद भी ये किया था कि ये नहीं देखना है कि हमारे रैंक पे कौन सा मिलेगा, हमें सबसे पहले टॉप मेडिकल कॉलेजेस ही डालने होते हैं। एम्स दिल्ली, मौलाना आज़ाद, दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं वो डालो। उसके बाद क्या करो, अपने स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेजेस डालो। और हाँ, एम्स, जिपमर, बीएचयू, एएमयू ये सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, तो इन सबको अपने प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर जरूर से रखना है। ठीक है, और दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम वो ये देखना है कि उस कॉलेज में या उस पर्टिकुलर स्टेट में बॉन्ड का क्या स्टेटस है। मतलब कुछ कॉलेजेस में बॉन्ड है ही नहीं, मतलब आप एमबीबीएस किए, फ्री हो गए, आपको कोई सर्विस बॉन्ड, रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं करना है, मगर कुछ स्टेट के सर्विस बॉन्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे एमबीबीएस के बाद आपको 2 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड करना होता है। इसमें क्या होता है कि आपको 2 साल कहीं भी रूरल किसी गांव में किसी हॉस्पिटल में पोस्टिंग होता है, ऑब्वियसली वहाँ पे आपको सैलरी मिलता है, बट आपको वो 2 साल का यूपी में रह के ही करना पड़ेगा। इन केस इफ़ यू आर, अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं हम ये 2 साल का सर्विस बॉन्ड नहीं करेंगे, हम किसी और स्टेट से हैं और उधर रिटर्न होना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे अमाउंट पे करना होगा। फॉर उत्तर प्रदेश इट इज़ 10 लाख रुपीज़। मतलब अगर आपने 2 साल का सर्विस बॉन्ड नहीं सेलेक्ट, मतलब आपको नहीं करना है तो आपको 10 लाख रुपये का पेनाल्टी देना होगा, उसके बाद आप बॉन्ड छोड़ सकते हैं। तो अपने कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट में आप इस चीज़ को, टॉप मेडिकल कॉलेज के अलावा सेकेंड जो आप प्रेफरेंस देना वो बॉन्ड स्टेटस को देना कि कहाँ पे बॉन्ड है कहाँ पे नहीं है। तो लेट मी टेल यू, एम्स में कोई बॉन्ड नहीं है, जिपमर में नहीं है, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कोई बॉन्ड नहीं है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी कोई बॉन्ड नहीं है, उसके अलावा जिपमर में भी बॉन्ड नहीं है। और एज फार एज आई नो कि दिल्ली के किसी भी स्टेट कॉलेजेस में मतलब बॉन्ड नहीं है, मतलब एमबीबीएस के बाद आप फ्री हो। ठीक है, लेकिन कुछ कॉलेजेस में बॉन्ड होते हैं, जैसे कि मैं बता दूं उत्तर प्रदेश में 2 साल का बॉन्ड है, कर्नाटका में शायद 1 ईयर बॉन्ड है, एंड आसाम जैसे स्टेट में 5 ईयर का बॉन्ड है। तो आप प्लीज़ जिस भी स्टेट का कॉलेज सेलेक्ट करो तो बॉन्ड को ज़रूर ध्यान में रखना। अगर आपको उसी स्टेट में रहना है देन वेल एंड गुड, आप वहाँ पे रहो, बॉन्ड करो, वहीं जॉब करना है। बट इफ़ यू आर फ्रॉम अनदर स्टेट और आपको एमबीबीएस के बाद मूव करना है तो बॉन्ड का ध्यान में रखना। ठीक है, और सिर्फ बॉन्ड ही नहीं ध्यान देना है कि कितने साल का है, ये भी देखना है कि बॉन्ड का पेनल्टी कितना है। जैसे कि यूपी में बॉन्ड का पेनल्टी है 10 लाख रुपीज़, किसी शायद आसाम में है 30 लाख रुपीज़, किसी स्टेट में 5 लाख रुपीज़ है। तो हर स्टेट का अलग अलग बॉन्ड ना करने का एक पेनल्टी अमाउंट है, तो वो भी देख लेना कि इन केस अभी आपका मूड है कि हम बॉन्ड कर लेंगे और बाद में आपका मन नहीं किया या आपको मूव करना है किसी दूसरे स्टेट में, उस केस में अगर आपको बॉन्ड छोड़ना है तो कितना पेनल्टी देना पड़ेगा। तो कम जहाँ पे हो वो उसको आप ऊपर सेलेक्ट करना अपने प्रेफरेंस लिस्ट में। उसके अलावा थर्ड चीज़ जो आपको ध्यान देना है अपना प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट करने में वो है पीजी सीट्स। मतलब आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जिस कॉलेज को टॉप पे रख रहे हो उस पर्टिकुलर कॉलेज में पीजी सीट्स अवेलेबल है या नहीं है, और उस पर्टिकुलर स्टेट में पीजी सीट्स का कोटा कितना है। लाइक उत्तर प्रदेश में यहाँ से अगर आप एमबीबीएस करते हो तो आपको यहाँ पे एमएस या एमडी करने के लिए 50% रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, तो पहले जिस भी कॉलेज का, जिस भी स्टेट का आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो वहाँ का पीजी सीट, नंबर ऑफ पीजी सीट कितना है ये देखना, एंड % ऑफ कोटा आपको कितना मिल रहा है ये देखना।
ठीक है। एंड फॉर एम्स लेट मी टेल यू, एम्स में IP कोटा होता है, मतलब कि इंटरनल कोटा होता है एक तरह से। उसके अलावा जिपमर में, BHU में, AMU में इंटरनल कोटा होता है PG के लिए। BHU में जो इंटरनल कोटा होता है वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है, मतलब जिस साल आपने MBBS पास किया उसी साल आपको नीट PG देना है, और आपका जो भी रैंक आएगा उस हिसाब से आपको इंटरनल कोटा उसी साल मिलेगा। उसके नेक्स्ट ईयर आप कहीं के नहीं रह जाओगे, क्योंकि अगर आप BHU या AMU या किसी सेंट्रल में एडमिशन लेते हो तो आपका स्टेट कोटा निल हो जाता है, सिर्फ आपको उसी पर्टिकुलर जगह का कोटा होता है। तो एक तरह से प्रोज एंड कॉन्स है, इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। AMU में जो इंटरनल कोटा होता है वो 3 साल का होता है, मतलब MBBS के बाद अगर आप नीट PG देते हो, आपका 1 साल सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे साल, तीसरे साल, 3 साल तक आपको इंटरनल PG कोटा मिल सकता है, मतलब PG में एडमिशन आपको 50% रिजर्वेशन के साथ मिलेगा। और AMU में भी अगर 3 साल के बाद भी नहीं होता है तो आप कहीं के नहीं रह जाते, क्योंकि आपका स्टेट कोटा नहीं होता है और AMU कोटा खत्म हो चुका रहता है, ठीक है। तो ये आप अब इसको प्रोज समझो या कॉन समझो, ये जो रियलिटी है आई टोल्ड यू कि स्टेट का अपना अलग कोटा होता है एंड कॉलेजेस का अपना अलग कोटा होता है। तो ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखना अपना कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट करते टाइम, ठीक है। एंड किसी स्टेट में गर्ल्स कोटा भी होता है, कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 30%। यूपी में पर्टिकुलरली 20% गर्ल्स कोटा होता है, मतलब 20% सीट जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। लेकिन ये गर्ल्स कोटा ना सेंट्रल में नहीं होता है, मतलब BHU में कोई गर्ल्स कोटा नहीं है, AMU में भी नहीं होता है। AMU में इंटरनल कोटा होता है, लाइक AMU से अगर आपने क्लास 11-12 किया है तो वहाँ पे आपको इंटरनल कोटा मिलेगा, मगर BHU में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब BHU के स्कूल से आपने 11-12 किया है सो यू विल नॉट गेट एनी इंटरनल कोटा। MBBS में कोई कोटा नहीं है, MBBS की सारी सीट्स जो है वो ओपन होती है BHU के लिए और एम्स के लिए, एंड सेम फॉर द जिपमर, ठीक है। और एक बहुत कॉमन डाउट जो सबको होता है वो ये होता है कि हम अपने स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करें या फिर कोई पेरिफेरल एम्स जो उसी रैंक पे मिल सकता है वो सेलेक्ट करें। तो अकॉर्डिंग टू मी अपने घर से आप डिस्टेंस देख लो, ऐसे एम्स का नाम तो अच्छा है ही, एम्स का IP कोटा मिलेगा आपको, लेकिन जो भी एम्स नए खुले हैं उनके बदले आप टॉप मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक आई विल से कि एम्स रायबरेली है फॉर यूपी, एम्स रायबरेली गोरखपुर के ऊपर आप KGMU को प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो टॉप मेडिकल कॉलेज है। इन स्पाइट ऑफ बॉन्ड है फिर भी वहाँ पे, बट ये है कि आपको स्टेट कोटा मिलेगा। पेरिफेरल एम्स में आपको स्टेट कोटा नहीं मिलेगा किसी भी स्टेट का, बट ये है कि एम्स का नाम होगा, एम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, वहाँ की पढ़ाई भी अच्छी है। तो जो भी है मतलब ये आपको डिसाइड करना है। और मेरे हिसाब से आपके घर से कॉलेज का डिस्टेंस भी प्लीज़ ध्यान में रखना, ऐसा ना हो कि मतलब जोश के चक्कर में आप कहीं दूर का कॉलेज ले लेते हो। 5 साल का लाइफ है, 5 साल में बहुत कुछ होता है, कभी भी घर आना जाना करना पड़ सकता है, जो भी हो। तो ट्राई करना चाहिए कि जितना अच्छा और जितना घर के पास आपको मिल सके आपको वो लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बहन का बता रही हूँ कि मेरी बहन को कानपुर मिल सकता था या फिर मेरठ या फिर बस्ती बांदा ये सब कॉलेज मिल सकते थे। उसके अलावा MLN प्रयागराज भी मिल सकता था। तो आई प्रिफर्ड MLN प्रयागराज क्योंकि ये घर से नज़दीक है। ऐसा होता है कि मतलब वीकेंड पे आ जा सकती है, हर वीकेंड तो नहीं आती है, बट हाँ घर से पास होने का ये फ़ायदा होता है कि कभी भी कोई ज़रूरत हो तो आपका गार्जियन जल्दी पहुँच जाए या आप अपने घर जल्दी पहुँच जाओ। तो एक ये है, बट हाँ ये बहुत प्रायोरिटी नहीं है कि इसके चक्कर में आप अच्छा कॉलेज ना लो, बट हाँ दोनों चीज़ों को साथ में रख के पैरेलली सोचना होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप जो भी कॉलेज सेलेक्ट करो उसका फ़ी प्लीज़ देख लेना, क्योंकि कुछ कॉलेजेस की फ़ी कम होती है, कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ी भी ज़्यादा होती है। लाइक आई वॉज सेलेक्टिंग कोई कॉलेज है जो मुंबई में है, वहाँ की फ़ीस लाख्स में थी। इसी तरह कोई कॉलेज था अंडमान एंड निकोबार में, वहाँ की फ़ीस भी 1 लाख के ऊपर थी, ठीक है। तो मुझे प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट करने टाइम मैंने ये चीज़ देख लिया था कि यहाँ की फ़ीस ज़्यादा है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो मैंने उसको प्रेफरेंस में डाला ही नहीं। प्रेफरेंस में आप वहीं तक डालना जो आप ले सको, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ डाल दी है जो आप ना ले सको, एंड में आप डिसाइड करो कि नहीं इतनी फ़ीस हम बेयर नहीं कर सकते, तो आपने जो सिक्योरिटी अमाउंट दिया है काउंसलिंग के लिए वो ले लिया जाएगा, क्योंकि आपको सीट अलॉट हो गई और आपने नहीं लिया एडमिशन, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूर से देख के ही भरना कि फ़ी कितनी है वहाँ की, वहाँ का बॉन्ड स्टेटस क्या है। और लास्ट चीज़ ये है ना कि आप वो लोकेलिटी देखना, लाइक नॉर्थ इंडियन हो तो प्रेफर करो कि नॉर्थ इंडिया में ही आपको कॉलेज मिले, क्योंकि अगर आप साउथ में जाओगे तो आपको लैंग्वेज बैरियर हो सकता है। और आप एक गुड क्लिनिशियन कैसे बनोगे? जब आपका पेशेंट से इंटरेक्शन अच्छा होगा, आप अच्छे से पेशेंट से बात करोगे, हिस्ट्री ले सकोगे, उनको समझ सकोगे, तभी तो आपको क्लिनिकल एप्टीट्यूड डेवलप होगा। तो ये चीज़ ना आपको अगर लैंग्वेज बैरियर होगा या फूड बैरियर होगा तो आप नहीं कर सकते। अगर कोई मजबूरी है, लाइक आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है, लाइक जिपमर मिल रहा है, तो यस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, बट ट्राई करो
कि अपने लोकेलिटी में ही रहो, अपने घर से पास भी रह सकते हो, बट हाँ नॉर्थ इंडियन हो तो आप यहाँ के लाइक यूपी के, एमपी के, राजस्थान के, ये सारे ऐसी जगह को सेलेक्ट करो ना जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर ना आए। क्योंकि अगर आप साउथ में जाओगे, नॉर्थ वाले अगर साउथ में जाएंगे तो उनको डेफिनेटली उनका लैंग्वेज सीखना पड़ेगा और इतना अच्छा नहीं सीख पाते हैं कि बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करें। साउथ वाले भी नॉर्थ में आते हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू और वो भी थोड़ा थोड़ा हिंदी सीखते हैं, बट इतना फ्लुएंट तो नहीं बोल पाते ना जितना नॉर्थ इंडियन बोलते हैं। बट ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, अगर आप सीखोगे तो सब कुछ हो सकता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद ही सिलेक्शन, मतलब उसके बाद ही डिसीजन लेना है कि आपका कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट कैसा होना चाहिए। सो लेट्स समराइज कि आपको करना क्या है। सबसे पहले टॉप कॉलेजेस को अपने लिस्ट में रखना है, उसके बाद अपने कुछ जो भी आसपास के स्टेट है उनके टॉप मेडिकल कॉलेज को रखना है, उसके बाद पेरिफेरल एम्स को रखना है, फिर अदर कॉलेजेस को रखना है जो आपके लेवल पे मिल सके, आपके रैंक पे मिल सके, उस हिसाब से रखना है, ठीक है। और जो कॉलेज आप बिल्कुल एडमिशन लेना ही नहीं चाहते, मिल जाएगा तो भी नहीं लोगे, इस तरह का कॉलेज है तो उसको छोड़ देना, क्योंकि अगर अलॉट हो गया तो छोड़ने पे आपको आपका सिक्योरिटी अमाउंट रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में तो क्या होता है कि फ्री एग्जिट होता है। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया और आप चाहते हो कि अपग्रेड कराना है तो आपको बिना कोई पेनल्टी दिए, बिना एक्स्ट्रा पैसा दिए आपको मतलब फिर से आप प्रेफरेंसेस लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सेकेंड राउंड में जो अलॉट हो गया या तो आपको वो लेना पड़ेगा या तो अपना सिक्योरिटी मनी से हाथ धो देना पड़ेगा। ऑल इंडिया के लिए मैं बात कर रही हूँ और सेम है कि स्टेट काउंसलिंग में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। मान लो कि आपने ऑल इंडिया से कोई सीट अलॉट हो गई, स्टेट काउंसलिंग से कोई और सीट अलॉट हो गई, तो उस केस में भी आपको ये करना पड़ सकता है कि एक जगह का सिक्योरिटी मनी आपका जाएगा। तो अपना ये सब चीज़ें ध्यान में रख के भरना, ठीक है। मैंने भी काउंसलिंग कुछ ऐसी की थी, बहुत सेलेक्टेड कॉलेज ही डाले थे मैंने। मेरा काउंसलिंग स्टोरी ना काफ़ी डिफरेंट है, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। मैंने सिर्फ 3, 4, 5 कॉलेज ही रखे थे, एम्स, KGMU, BHU, AMU, इन सारे को ही रखा था। तो मुझे फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला था और कोई अलॉट नहीं हुआ था, तो मेरा सिक्योरिटी मनी नहीं गया। फिर इसी तरह से मैं फर्दर आगे राउंड के लिए एलिजिबल हो गई थी, क्योंकि मुझे मेरे सिलेक्टेड कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिला था। तो मैं उसके आगे मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल होती जा रही थी और मेरा सिक्योरिटी मनी भी लॉस नहीं हुआ। मतलब जब मेरा एडमिशन हो गया तो मुझे मेरा ऑल इंडिया का सिक्योरिटी मनी था 10,000 रुपीज़, वो मुझे ऑनलाइन वापस आ गया था। और जो मैंने स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे DD सबमिट करना होता है, मतलब उत्तर प्रदेश में DD सबमिट करना होता है, तो वो 30,000 का DD सबमिट किया था। तो वहाँ पर भी क्योंकि जो मैंने प्रेफरेंस लिस्ट दिया था उस अकॉर्डिंग मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, तो उन्होंने मेरा DD भी वापस कर दिया था। तो मेरा कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट लॉस नहीं हुआ, एडमिशन भी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आप लोग को भी जो भी डाउट हो ना कमेंट में पूछ लेना, क्योंकि नए नए बच्चे होते हैं, पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे सेलेक्ट करें। तो ये तो मैंने बता दिया कि कैसे कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। और जो नहीं लेना है, बिल्कुल से नहीं लेना है, उसको मत सेलेक्ट करना, उसको किसी भी राउंड ऑफ काउंसलिंग में वो कॉलेज डालना ही मत, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो कमेंट में पूछ लेना। और फर्दर काउंसलिंग की और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। तब तक के लिए अपना आप कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, ठीक है। बाय बाय।